जो कंट्री एक तरह से शांति के मसीहा के तौर पर उभरा कि कैसा मैसेंजर ऑफ पीस बन गया है, एक तरह की कामयाबी तो थी, लेकिन वही अब एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस में बदल गई है। देखिए, इसके ऊपर भी आपसे मेरा नज़रिया बिल्कुल अलग है। ईयू की फॉरेन मिनिस्टर थी वहाँ पर, पाकिस्तान आई थी कैलिस। उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान इज़ अ रीजनल मेजर पावर। रीजन क्या है? तो साउथ एशिया में भी हम सबसे ताकतवर देश नहीं है? फिर भाई हम कहाँ हैं? वो अगर बोल रही है ईयू की फॉरेन मिनिस्टर कि पाकिस्तान इज़ अ मेजर रीजनल पावर, ट्रम्प नीड्स आसिम मुनीर मोर देन आसिम मुनीर नीड्स ट्रम्प। अगर यहाँ पीस होगी, उसकी मीडिएशन होगी, अगर होगी तो फिर से पाकिस्तान होगा। जो अब्राहम अकॉर्ड है, पाकिस्तान का क्या रिस्पांस आया उसके ऊपर कि हम नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो इसको तभी कंसिडर करेंगे अगर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन पहले करो। और उन्होंने ये कहा कि जहाँ तक नेतन्याहू है, ही इज़ अ टेररिस्ट। इसलिए पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, इज़ द ओनली चॉइस। देखिए, पाकिस्तान में जो एक अच्छी बात रही वो उनकी आर्मी रही। जब भी करी है बातचीत या दोस्ती करी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कब छोड़ना है अमेरिका को, वो छोड़ देते हैं। जब जनरल मुशर्रफ ने कहा था, और हमारे यहाँ हमसे मनमोहन सिंह से बात हो रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के, तो उन्होंने कहा था कि मैं इतने घंटे के अंदर उसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ कश्मीर को। एंड ही गिव दैट 4-point प्लान ऑल्सो। और वो कर भी सकते थे। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये वेस्ट एशिया, वी हैव सो मच ऑफ ऑप्शन। यही भी तो काम हो रहा है यूरेशियन लैंड मास में। जबकि मोदी सरकार को गलवान के बाद घबराहट ये हो रही थी कि कहीं लड़ाई बढ़ ना जाए, क्योंकि हम चीन से कंपटीशन में हैं, जहाँ आपका कंपटीशन है ही नहीं। हम दोनों का गैप बहुत है हर चीज़ में, बहुत प्यार करते हैं। और अभी हमारा भी नाम उन कंट्रीज के अंदर है जो फोर्स्ड लेबर जो है वो करवा रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है बोलते हुए मेरे को, बट द रियलिटी इज प्रेसिडेंट ट्रम्प इज नॉट अ रिलायबल मैन। ये जो हमने इतनी बड़ी अपनी हाथी जैसी फौज बना रखी है इंडियन आर्मी, इसको आप आराम से काट सकते हैं। मैं तरीका बताता हूँ, फेजेस के अंदर इसको काटा जा सकता है। हमारे अगर एजुकेशन नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे? वही जो कर रहे हैं, हुड़दंग करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। तो आप उनको खरीद सकते हैं, आपके लिए दंगा फसाद करेंगे। तो भारत जो है वो गलत जगह खड़ा हुआ है। उनके बीच तो रिश्ते ऐसे हो गए कि गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच। आप ये कह रहे हैं फिर नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है कि जब ये लड़ाई खत्म होगी तो वो ईरान जो है पुराना ईरान नहीं रहेगा। ईरान तो मजबूत हो रहा है हिंदुस्तान को छोड़ के, और अमेरिका जो मजबूरी में है। एक मुल्क मुझे बता दीजिए जो इजराइल के साथ खड़ा है। मेरे साथ खास मेहमान, जाने माने मेहमान प्रवीण साहनी जी इस वक्त मौजूद हैं, फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं। सबसे पहले मैं आपसे सीज फायर पे जानना चाहती हूँ, उसके बाद मैं ये भी जानूंगी, मैं आपका एक ट्वीट देख रही थी जिसमें आप यूरोपियन यूनियन की स्पोक्स पर्सन को कोट करते हुए ये कह रहे थे कि कैसे पाकिस्तान एक मेजर रीजनल पावर बन गया है। वो कह रही हैं, लेकिन ये भारत की शर्त पर या भारत की कीमत पर कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच काफी इस वक्त पहली बार देखने को मिल रहा है कि काफी तनाव है। इस जंग को क्या आप खत्म मानते हैं, इसको जारी मानते हैं, इसका क्या फ्यूचर है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, मुझे आपने अपने उसमें शो में बुलाया। इस जंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये लड़ाई नेतन्याहू की है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, कुछ कारण है जिनके कारण वो नेतन्याहू को ना नहीं कर पा रहे हैं। तो सारी प्रॉब्लम जो हो रही है इस समय वो नेतन्याहू की प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, आज प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ लड़ाई को छोड़ दूँ। ना तो वो छोड़ सकते हैं ना वो रह सकते हैं। उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। छोड़ वो इसलिए नहीं सकते, एक तो वो दुनिया में लूज़र लगेंगे, और अगर वो हार रहे हैं, अमेरिका हार गया है अगर मिलिट्री जंग में ईरान से, तो इसका असर हर जगह पड़ेगा। इसका असर ईस्ट पैसिफिक में पड़ेगा, जहाँ चाइना के साथ इनकी लगी हुई है, मतलब वो कश्मकश चल रही है। इसका असर पड़ेगा यूरोप की लड़ाई के ऊपर। इसका असर पड़ेगा जो ये अपना काम कर रहे हैं वेस्टर्न पैसिफिक में। कहने का, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, कहने का मतलब ये है कि अमेरिका की हार का इम्प्लीकेशन हर जगह है। तो इसलिए वो छोड़ना मुश्किल है। दूसरा कारण ये है, पेट्रो डॉलर है। जैसे आपके व्यूअर्स को मालूम होगा पेट्रो डॉलर क्या होता है। वो एक सीधी सी बात है कि जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, इनसे बात हो रखी है अमेरिकन्स की कि आप जो है
अपना जो तेल बेचते हैं, फर्टिलाइजर बेचते हैं, जो ऑयल, जो गैस बेचते हैं, उसको आप डॉलर्स में बेचिएगा। तो अगर वो यहाँ से चले जाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि वो डॉलर की प्रॉब्लम हो जाएगी, पेट्रो डॉलर इसको हम बोलते हैं, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस समय। तो और जैसे कई लोग ये भी जानते हैं कि जो नेशनल डेट है आज अमेरिका का, वो 39 ट्रिलियन डॉलर्स है, उसका इंटरेस्ट ही हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर है। और अगर ये पेट्रो डॉलर बंद हो गए तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाएगी अपना डेट ही क्लियर करने में। कहने का मतलब है वो छोड़ नहीं सकते। अच्छा, वो रह भी नहीं सकते, उसका कारण ये है कि लड़ाई हार चुके हैं, उनके पास आज कोई भी मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, कुछ भी। लड़ाई हार चुके हैं तो फिर लड़ाई, जब जो लड़ाई हारी जा चुकी है वो लड़ाई चल क्यों रही है? वो लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि एक बड़ी ताकत है, नेतन्याहू जो है वो नहीं मान रहे हैं। नेतन्याहू अभी लेबनान में अपना कर रहे हैं ऑपरेशन। यही कारण है कि ईरान ने कहा है, अब ईरान एक जीती हुई पार्टी है, ईरान वो है जो कंट्रोल कर रहा है हरमुज को, वो ईरान के कब्जे में है। तो ईरान ये कह रहा है कि अगर आपको बात करनी है, नेगोशिएशन करनी है, तो सीज फायर हर फ्रंट पे होना चाहिए, जो नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं। तो उसके जवाब में अब ईरान ने ये कहा है कि अब हम 1 हफ्ते तक हम आपसे बात ही नहीं करते। और जो भी वो कर रहे हैं नेतन्याहू वहां पे, वो यहाँ कुवैत में कर रहे हैं, क्योंकि कुवैत जो है यहाँ पर अमेरिकन फोर्सेज हैं। लेकिन हमला तो ईरान ने किया है कुवैत के ऊपर। मैं ईरानी की बात कर रहा हूँ ना, तो ईरान यहाँ हमला कर रहा है क्योंकि अमेरिका में नहीं कर सकता। नेतन्याहू जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ट्रंप जो है आज कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मतलब उनके बीच तो रिश्ते ऐसे हो गए कि गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच। आप ये कह रहे हैं फिर नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है, जिसे कहते हैं ना, ये उसका वर्ड क्या हुआ कि अंदर से आप हेल्पलेस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बेबसी है। तो ये बेबसी का नमूना है इसमें, और कुछ नहीं है। तो मजबूर क्यों है हम? इससे पहले कि मैं अगले सवालों पे आऊं, मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी है? कई बार लोग पूछा करते हैं, इसका बहुत सिंपल जवाब दिया जाता है कि भाई देखिए, वेस्ट एशिया में अमेरिका का चौकीदार है इजराइल। लेकिन ये बहुत, मुझे लगता है, सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है इस इशू का, लेकिन इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसी क्या मजबूरी है? क्या एप्स्टीन है इसके? नहीं, एप्स्टीन तो है ही एक इशू, पर उससे बड़ा इशू ये है, या उतना बड़ा इशू ये है, जिसको हम बोलते हैं इजराइल लॉबी। जो इजरायलीज हैं अमेरिका के अंदर, उनके पास बहुत पैसा है और वो बहुत चीजें कंट्रोल करते हैं। कारोबार, जी हाँ, कारोबार। जैसे ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वहां पर उनका काफी दबाव है, पैसा बहुत है। यूएस कांग्रेस है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो जूइश लॉबी के हैं, वो जूज हैं। जैसे मार्को रूबियो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये भी जो है ये जू को सपोर्ट करते हैं। जो पीट हेग्सेथ है वो सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है, और इनके दामाद भी, कुशनर जो है वो भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जूइश लॉबी जो है, उसका जो कंट्रोल है अमेरिका के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर, वो बहुत तगड़ा होल्ड है। और क्या यही वजह है कि राष्ट्रपति बदल सकते हैं, पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन ये जूइश लॉबी हमेशा हावी रहती है? ये हमेशा हावी रहती है। और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत पैसे भी खर्चे हैं ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाने में, इनके इलेक्शन में। पर आज सिचुएशन ये आ गई है कि ट्रंप जो है इनके झांसे में आ गए। झांसा ये था कि हम ये लड़ाई जल्दी खत्म कर देंगे, हम टॉप लीडरशिप को मार देंगे ईरान की और लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो वो तो हुई नहीं है। अच्छा, जो एक प्रॉपर होता है, जिसे हम कहते हैं, जब आप लड़ाई करने जाते हैं तो एक प्रॉपर वॉर एप्रिसिएशन होती है। आप जायजा लीजिए कि आपके दुश्मन के पास क्या है, मेरे पास क्या है, वो करा नहीं। क्योंकि ट्रंप को बता दिया गया नेतन्याहू ने कि ये सब काम खत्म हो जाएगा, मुझे मालूम है। उन्होंने कहा चलिए, जैसे हमने वेनेजुएला में करा, मुडुरो को, प्रेसिडेंट मुडुरो को उठा लिया, तो यहाँ भी कुछ हो जाएगा, तो हम ये सुप्रीम लीडर को मार देंगे, टॉप लीडरशिप को मार देंगे, तो ये पूरा ईरान जो है वो खत्म हो जाएगा। मार तो दिया था डे 1 पे, सबसे बड़े नेता का सर उठा के लेते हैं। देखिए, ईरान एक अलग मुल्क है, ईरान की एक हिस्ट्री है, एक सिविलाइजेशन है। अब ये तो एक अलग सब्जेक्ट है डिस्कस करने के लिए। ईरान ये इन बाकी कंट्रीज की तरह थोड़ी ना है वहाँ वेस्ट एशिया में। ईरान एक अलग चीज़ है, तो उसको समझने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है ईरान ने क्या क्या सीखा है। उनकी 8 साल की लड़ाई हुई थी, जबकि ये इराक को सब ये अमेरिकन सब सपोर्ट कर रहे थे, तो वो 8 साल लड़े हैं उनके साथ। उनके ऊपर 79 से सैंक्शंस लगे हुए हैं।
उस सैंक्शंस के अलावा, डिस्पाइट द सैंक्शंस, दे आर डूइंग वेरी वेल। और एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये सब चीजें जो होती हैं उनको सबको देखना पड़ता है। लेकिन अभी मुझे बताइए कि इससे पहले कि मैं पाकिस्तान वाले मुद्दे पर आऊं, जो बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि हमारे खित्ते से भी ताल्लुक है इस बात का, और तमाम इंडियन प्रेस ने काफी, मैं कहूंगी कि इंटरेस्ट के साथ इसको छापा भी, जब ये पूरा क्राइसिस उभर के आ रहा था इसी वॉर के मद्देनजर। लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल ये पूछ लेने दीजिए आपकी, अभी इस जंग को खींचना, लगातार मैं पढ़ रही थी कि हक में इस बात के है कि नेतन्याहू इस जंग को खींचना चाहते हैं, और ये ईरान के फायदे में नहीं है, क्योंकि ईरान को जितना खोखला कर देंगे नेतन्याहू वो उतना अच्छा रहेगा। आप ये देखिए कि ईरान लड़ तो रहा है, जमा हुआ तो है, लेकिन हर एक हमले के साथ उसकी ताकत कम हो रही है, उसके फौजी नहीं मारे जा रहे हैं, लेकिन उसका असलहा कम हो रहा है। तो इस जंग को लगातार नेतन्याहू तो यही चाहते हैं कि कभी कोई युद्धबंदी हो ही ना और ये जंग चलती रहे। मेरा दृष्टिकोण जो है वो आपसे अलग है। अच्छा, ईरान कमजोर नहीं हो रहा है, ईरान मजबूत हो रहा है। ईरान इसलिए मजबूत हो रहा है क्योंकि आज पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। दो बड़ी ताकतें मल्टीपोलर वर्ल्ड में, चाइना और रशिया, ईरान के साथ खड़ी हैं। आज ईरान के जो लोग हैं, जो कि 79 से जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, जो परेशान थे, आज उनको भी पता है कि जब ये लड़ाई खत्म होगी तो वो ईरान जो है पुराना ईरान नहीं रहेगा। ईरान वेस्ट एशिया का डोमिनेंट पावर है। जहाँ तक ईरान का तेल है, ईरान तेल बेच रहा है, वो रोड से जा रहा है, उसके स्टेट ये हरमोज से जा रहा है, चाइना को जा रहा है। ईरान को असला आ रहा है, असले का सामान आ रहा है। ईरान तो मजबूत हो रहा है। जो कमजोर हो रहा है दिन पर दिन, जिसका स्टेचर कम हो रहा है, जिसका कद छोटा होता जा रहा है, वो है अमेरिका। इजराइल और नहीं, इजराइल तो जिद में पड़ा हुआ है। इजराइल जो है बिना अमेरिका के लड़ाई लड़ ही नहीं सकता ईरान के सामने खड़े होकर। लेकिन ईमानदारी से मुझे एक बात बताइए, हमने ईरान के बड़े कसीदे पढ़े हैं कि ईरान की ताकत ये हो गई, फलां हो गया। काफिले, वो जैसे कह रहे हैं तारीफ, हाँ, वो सही है। नहीं, मैं आपको वो बता रहा हूँ ईरान के बारे में जो मैंने पढ़ा है, समझा है, सोचा है। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि ये बताइए कि मैंने कहा कि कसीदे हमने बहुत पढ़े कि ईरान की ये ताकत है, उसकी ये प्रोग्रेस है, लेकिन क्या अगर ईरान के साथ चीन और रूस नहीं होते तो ईरान वही ईरान होता? क्या अमेरिका से लड़ पाता? नहीं, देखिए, ये तो वही बात होगी कि अगर लड़ाई ट्रंप ने नहीं करी होती तो क्या होता। अब जो हो गया है, अब ना होने का, ये अजम्पशंस का ग्राउंड रियलिटी से क्या लेना। लेकिन इंडिविजुअल ताकत को भी तो बताइए। ईरान बहुत की खुद की ताकत है, इंडिविजुअल ताकत बहुत है। ये वो ताकत है जो 1980 से 1988 तक ये लड़े हैं। दे हैव फॉट द वॉर विद इराकीज। इराक वाज बैक्ड बाय द वेस्ट। ये उनके साथ उन्होंने लड़ाई करी है। ईरान को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। तो फिर तो ये मसला ये हुआ कि सिर्फ ईरान ने न सिर्फ कि उसकी मिलिट्री पावर के बारे में हमें पता नहीं था, बल्कि उसने पूरी दुनिया से जो जियो पॉलिटिक्स है और जो इकोनॉमिक्स है उससे अलग अपना एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और मॉडल भी खड़ा कर लिया। देखिए, ईरान जो है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक मुल्क में लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक सिविलाइजेशन से आ रहे हैं, उनकी जो लड़ाई लड़ने की नीति भी है, जिसको रणनीति हम बोलते हैं, वो एक्सेप्शनल है। किस तरीके से उन्होंने सोचा कि हमें सबसे पहले, ये हमारा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसको हम करेंगे तो दबाव पड़ेगा, पूरा इकोनॉमिक दबाव पूरी दुनिया पे पड़ेगा। फिर किस तरीके से आप सोचिए, जो भी आज हिजबुल्लाह हैं, हूतीज़ हैं, हमस हैं, ये कौन है? ये सब हाथ हैं ईरान के। ये लड़ रहे हैं, ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी। तो ईरान नहीं खड़ा है, ईरान के साथ ये सब खड़े हैं। ईरान की सोच देखिए, ईरान ने जाके रशिया के साथ अपना 20 साल का करा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ईरान ने चाइना के साथ अपनी पार्टनरशिप करी, बेल्ट एंड रोड वहां पर आया। ईरान जो है आज मेंबर है एससीओ का, ईरान मेंबर है ब्रिक्स का। ईरान कहाँ अलग थलग है? जो बोलते हैं कि ईरान इज आइसोलेटेड, एवरीबडी एल्स इज आइसोलेटेड। आज जो है हिंदुस्तान को छोड़ के और अमेरिका जो मजबूरी में है, एक मुल्क मुझे बता दीजिए जो इजराइल के साथ खड़ा है। एक मुल्क इजराइल के साथ नहीं खड़ा है। पूरा यूरोप भी खिलाफ हो गया है। अमेरिका में लोग खिलाफ हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ और कोई भी मुल्क नहीं खड़ा। जी हाँ। अगला सवाल मैं पाकिस्तान पे आती हूँ, और चूंकि इस बात की काफी चर्चा हुई और आलोचना भी हुई जब ये पॉडकास्ट हमने रिलीज किया कि आप हमारे दुश्मन देश की तारीफ कर रहे हैं,
हालांकि हम जो कर रहे थे वो सिर्फ कोल्ड फैक्ट्स पे बेस्ड एनालिसिस कर रहे थे, अब कुछ और कोल्ड फैक्ट्स आ गए हैं और हो सकता है कि ये बात सुन के पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा भी ना लगे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो रहेंगे ही। अभी की बात है ये 2 दिन पहले की, जब आसिम मुनीर और साथ ही उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों सऊदी अरब गए। इसके अलावा उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को फौरन तलब किया गया अमेरिका जाने के लिए, वहाँ वो गए। ये सब कुछ एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस के तौर पर उभर रहा है, क्योंकि सीज फायर की इस पूरी कड़ी में अब्राहम अकॉर्ड्स पर सिग्नेचर चाहता है अमेरिका, पाकिस्तान से भी, दूसरे मुल्कों से भी जाता है, सऊदी अरब भी करे, बाकी लोग भी करें, जो कि पूरी तरीके से एंटी ईरान है अब्राहम अकॉर्ड्स। मैं उस पर भी आऊंगी कि उसका क्या रेलेवेंस है, लेकिन क्या आप इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस को देख रहे हैं कि जो कंट्री एक तरह से शांति के मसीहा के तौर पर उभरा कि कैसा मैसेंजर ऑफ पीस बन गया है, पूरी दुनिया की सबसे बड़े नेता आकर टेबल पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका ने 50 साल बाद पहली बार टेबल पर बैठे और बातचीत हुई, तो एक तरह की कामयाबी तो थी, लेकिन वही अब एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस में बदल गई है। देखिए, इसके ऊपर भी आपसे मेरा नज़रिया बिल्कुल अलग है। जैसे हम ईरान पे बात कर रहे थे, पाकिस्तान एक, अभी वो EU की फॉरेन मिनिस्टर थी वहाँ पर, पाकिस्तान आई थी क्यालिस, उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान इज अ रीजनल मेजर पावर। एंड हाउ डू यू डिफाइन द रीजन? रीजन क्या है? रीजन आज ये 3 एरियाज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। और आज ट्रंप नीड्स आसिम मुनीर मोर देन आसिम मुनीर नीड्स ट्रंप। आज जब अभी हुआ है शंग्रीला डायलॉग, जहां पर पीट हेग्सेट थे, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर अमेरिका के, उनसे एक सवाल पूछा गया हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारा दोनों के साथ है और हम दोनों को अलग अलग लेन्स में हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज द एस्टैब्लिश्ड मीडिएटर फॉर वेस्ट एशिया पीस। अगर यहाँ पीस होगी, उसकी मीडिएशन होगी, जो अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि ये सीज फायर ही नहीं हो पा रहा है। अगर होगी तो फिर से पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का जो है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं रीजन की, सबके साथ रिश्ता अच्छा है। लेकिन फंस तो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ फंसा है? फंस ये गया कि अमेरिका ये चाहता है कि इससे पहले कि कोई भी सीज फायर हो, उसकी प्री कंडीशन, पहली शर्त ये लगा दी है कि अब्राहम अकॉर्ड्स पर ये मुस्लिम देशों को सिग्नेचर करने होंगे। क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप को आप सीरियसली मत लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, क्या वर्ड होता है, ही फील्स हेल्पलेस, लाचार है इस समय। यू सी, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, जो अब्राहम अकॉर्ड है, पाकिस्तान का क्या रिस्पांस आया उसके ऊपर? कि हम नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो इसको तभी कंसिडर करेंगे अगर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन पहले करोगे। और उन्होंने ये कहा कि जहां तक नेतन्याहू है, ही इज अ टेररिस्ट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कमिंग। फिर क्यों गए सऊदी अरब? इसलिए उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया, बिकॉज दे नो दैट अमेरिका नीड्स देम। आज अमेरिका को, अगर देखिए, ईरान से अगर बात अमेरिका करेगा, ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू चाइना, पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू रशिया, इसलिए पाकिस्तान इज द बेस्ट, इज द ओनली चॉइस। लेकिन माना तो ये जाता है कि अमेरिका की दोस्ती उतनी खतरनाक, दुश्मनी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अमेरिका की दोस्ती खतरनाक है। हेनरी किसिंजर ने ये बात कही थी, और मैं जब एक पैनलिस्ट से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने यही बात कही कि पाकिस्तान एक तरह के एक उलझन में फंस गया है कि वो दोस्त भी बनना चाहता है, और जाहिर है IMF और वर्ल्ड बैंक इस सब पर आधारित है उनकी इकोनॉमी। जो आपने पहली बात कही हेनरी किसिंजर की, वो सही है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान जो जुड़ गया है एकदम इंडिया अमेरिका के साथ, दिस इज नॉट अ गुड पॉलिसी। तो इंडिया के लिए अगर अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छी होगी? पाकिस्तान ज्यादा समझदार है। पूछिए क्यों, मैं भी बता सुनिए ना, सुनिए बात को। देखिए, पाकिस्तान में जो एक अच्छी बात रही वो उनकी आर्मी रही। सुनिए इस बात को, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जब पहली जंग हुई जम्मू कश्मीर की, जब सीज फायर लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लाइन बन गई, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जनरल हेडक्वार्टर्स की, वो ये हो गई कि हमें इंडिया के मुताल्लिक जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम ध्यान रखेंगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उस समय जो उनका कैपिटल था दैट वाज इन कराची।
49 उधर कराची में बिल्कुल। था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये टेस्ट कर लिया 1998 में टेस्ट किया पाकिस्तान ने, उसके बाद पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर ने बोला अब हम फॉरेन पॉलिसी भी रखेंगे, हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उसको एक्सपीरियंस बहुत है इन चीज़ों का। उनको देखिए ये चीज़ें एक्सपीरियंस से भी आती हैं, और हर बार उन्होंने जब भी करी है बातचीत या दोस्ती करी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कब छोड़ना है अमेरिका को, वो छोड़ देते लेकिन हैं। इसके पीछे तो मुझे लगता है सानी साहब यही है कि उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह से है कि वो बार्गेन कर सकते हैं, वो चाहें तो ब्लैकमेल भी कर नहीं, सकते नहीं, हैं। वो तो हमारी बॉर्डर्स, ना 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 हमारा ना बॉर्डर तो ईरान से नहीं मिलता। ना 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 हमारी बहुत अच्छी लोकेशन है। देखिए आज से जब मोदी सरकार आई थी, उस समय ये बात होती थी कि जो तीनों बड़ी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई थी तकरीबन, लोग मानते हैं 2017 में। उस समय मोदी सरकार थी यहाँ। उस समय सारा फोकस जो था वो इंडो पैसिफिक के ऊपर था, यूरेशिया पे नहीं था। अब यूरेशिया पे चला गया है। तो इंडो पैसिफिक पे जो था, अगर आप हमारी लोकेशन देखें, हम बीच बैठे हुए हैं इंडियन ओशन के। तो तीनों बड़ी ताकतें हमसे बात करना चाहती थी, पर हमने कहा कि हम चीन से बात नहीं करेंगे, और हमने कहा कि जो रशिया है वो अब इट इज अ पावर जो डिक्लाइन में है। जो हमारे अभी सीडीएस रिटायर हुए हैं अनिल चौहान, ये उनकी स्टेटमेंट है, हम सिर्फ अमेरिका के साथ बात करेंगे। तो कहने, और अमेरिका हमको जो है वो बराबरी से बात नहीं करता, अमेरिका किसी के साथ बराबरी से बात नहीं करता, उनकी आदत यही है। कहने का मतलब ये है कि ये लोकेशन तो एक चीज होती है, दूसरी चीज क्या होती है जो पाकिस्तान के हक में है। एक लोकेशन है, मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर वेपन है, दुनिया इस नतीजे पर पहुंची है, जो कि ईयू के फॉरेन मिनिस्टर दिस लेडी आल्सो सेड द सेम थिंग इन पाकिस्तान, दैट यू आर अ रीजनल मेजर पावर। हाउ डिड दे कम टू दिस कंक्लूजन? उसी तरीके से जैसे अमेरिका पहुंची बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अगर इतने ही शानदार लोग होते तो इकोनॉमी इतनी खराब अब देखिए ये दो बातें हो गई। नहीं, तो लेकिन आप बताइए आर्मी का भी पूरा बजट। नहीं, सुनिए बात को, ये दो बातें हो गई। अब सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, दीज आर सेपरेट थिंग्स। अब गवर्नेंस में कमजोरी है, वो उनको ठीक करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन देखिए एक गरीब मुल्क के लिए, आपने चूंकि उनकी आर्मी की तारीफ की, इसलिए मैं ये सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कितने गरीब मुल्क के लिए सिर्फ इसलिए कि उनकी पूरी आर्मी और पूरी जो उनकी स्ट्रेटजी है वो इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया सेंट्रिक है, इसलिए एक बड़ा हिस्सा उनके बजट का जाता है उनकी आर्मी। हमारे यहाँ भी बहुत कोशिश करते हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को जाए बजट। हो सकता है आप एक पूर्व सैनिक के तौर पर आप भी इस बात की वकालत करें, मैं इसकी वकालत नहीं करती कि ज्यादा बजट जाना चाहिए डिफेंस को। मुझे लगता है वो एजुकेशन में जाना चाहिए और दूसरे वेलफेयर के कामों में जाना चाहिए। लेकिन अगर यही आर्मी का ये पूरा कंट्रोल नहीं होता तो उनकी इकोनॉमी बेटर होती। क्यों वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका और साथ साथ सऊदी अरब, UAE, इन सब की डोनेशंस पे तो ये मुल्क, ये जो मुल्क है हमारा पड़ोसी मुल्क, ये डिपेंड करता है। तो इतने शानदार कैसे हो गए, इतने कामयाब कैसे हो गए? तो अब आप इसका जवाब सुनिए। जवाब इसका ये है, ये दोनों चीजें अहम होती हैं, देश की तरक्की, डेवलपमेंट, और आपकी सॉवरेन इंटीग्रिटी, कि आपके बॉर्डर सिक्योर हैं। अच्छा, अभी तक क्या होता था, जब यूनिपोलर वर्ल्ड था, तब ये सोच होती थी, सबकी होती थी, कि आप ज्यादा पैसा जो है आप उस पर लगाइए सिक्योरिटी के ऊपर, फौज खड़ी करिएगा। अब एक जो नई सोच आ रही है, जिसका मैं बता रहा हूं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि जिसको सपोर्ट कर रही है चाइना और रशिया, और जो शी जिनपिंग ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बताया था अक्टूबर 2019 में, जब महाबलीपुरम में सेकंड इनफॉर्मल समिट हुई थी। उसको कहते हैं हम कलेक्टिव सिक्योरिटी। उसका मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर हमारे जो है प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बातचीत करनी है। ये देखना है कि किस तरीके से हम उसको, जो हमारा डिफेंस है, उसको हम सिक्योरिटी में कन्वर्ट करें। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिससे कि ज्यादा पैसा जो है वो डेवलपमेंट में लगाया जा सके। मिसाल के तौर पर ये सलाह जो है, ये पाकिस्तान को, जब हमने 5 अगस्त 2019 को ये 370 और 35A हटाया जम्मू कश्मीर से, उसके बाद ये जनरल बाजवा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, ये सब गए थे वहाँ पर चाइना। तो शी जिनपिंग ने खुद बताया था जनरल बाजवा को, जो जनरल बाजवा ने मुझे बताया था, जबकि उनकी
2022 में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में उन्होंने करी थी, पब्लिक करी थी, तो मुझे भी वहाँ पे इनवाइट आया हुआ था। तो हाँ, मैंने उनसे खड़े खड़े ये बात करी थी। तो उनको ये बताया था शी जिनपिंग ने, जो उनकी मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा की, आप ऐसा करिएगा, आप जो है कश्मीर इशू है, पर आपका बड़ा इशू होना चाहिए डेवलपमेंट, आप उस पर फोकस करिए। और उसको मिसाल दी उन्होंने कहा कि देखिए, हमने मकाऊ और हांगकांग के लिए 99 इयर्स और 104 साल जो है हमने वेट किया, हमने डेवलपमेंट पे रखा फोकस। इसीलिए आज पाकिस्तान आपसे कह रहा है बार बार कि हमसे बात करिएगा। चाइना कह रहा है कि आप बात करिएगा। वो इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि वो आपसे डर गया है, वो इसलिए कह रहा है बिकॉज इससे पूरे रीजन की तरक्की होगी। बिल्कुल। तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो समझनी है, समझना होगा कि जंग का नहीं, शांति का वक्त है। हाँ, लेकिन मैं चूंकि अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अगर देखने की आप कोशिश करें पाकिस्तान की, तो उसमें साफ तौर पे यही होता है कि भारत को डराकर, ज्यादा से ज्यादा भारत के नाम पर डराकर ज्यादा से ज्यादा फंड जो है वो शिफ्ट किया जाता है। मिलिट्री का पूरा टेक ओवर है। जो भी वहाँ गवर्नेंस का स्टाइल है, मैं तो उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो समझती है कि हमेशा सेना को सरकार के मातहत होना चाहिए, ना कि अदर वे अराउंड। तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि ये डायलॉग मुमकिन कैसे है, क्योंकि जो वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उस पर भी हम लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। वो भारत के नाम पर डरा कैसे पाएंगे अपनी आवाम को, इलेक्शन कैसे जीतेंगे अगर बातचीत शुरू हो जाएगी? बल्कि उनसे बात करना आसान है, मैं समझाता हूँ कैसे आसान है। देखिए, इसमें ऐसा है कि आज जो है आर्मी चीफ जो है उनका, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है एंड द जनरल हेडक्वार्टर्स, वो उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी भी कंट्रोल करते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी कंट्रोल करते हैं। और जो उनका आज एनएसए है, वो डीजी आईएसआई भी है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एनएसए भी है और डीजी आईएसआई भी है, दोनों रोल कर रहे हैं वो। अच्छा, इसका मतलब कहने का ये हुआ कि ही इज दैट पर्सन हु कैन टेक डिसीजंस कि हमें क्या बात करनी है। ही इज दैट वन पॉइंट सिंगल पॉइंट पर्सन। अच्छा, अब आपका ये सवाल उठता है जो कई लोग यहाँ पे उठाते हैं कि अगर साहब शांति कर लेंगे तो फिर वो डरेंगे कैसे? देखिए भाई, है ना, आज जो है वो फॉरेन पॉलिसी में भी है। आज जो है अभी ये जो ईयू की जो आई थी द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईयू, उसकी रिपोर्ट आई है कि वो जनरल हेडक्वार्टर गई मिलने के लिए आसिम मुनीर से, बिकॉज शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स ही इज अ इम्पोर्टेंट मैन, वी नीड टू मीट हिम। सो एंड इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प, he talks about my favorite field marshal. After that, he says the prime minister. So, कहने का मतलब ये नहीं है कि आसिम मुनीर is there. He is the army chief. It is about the army chief. तो कहने का मतलब ये है, तो जब आप याद करिए ना 2008 के अंदर जब जनरल मुशर्रफ ने कहा था, और हमारे यहाँ हमसे मनमोहन सिंह से बात हो रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के, तो उन्होंने कहा था कि मैं इतने घंटे के अंदर उसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ कश्मीर को। And he gave that 4-point plan also. और वो कर भी सकते थे, फिर वहाँ पे उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हो गई, हमारे यहाँ भी कुछ क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है वहाँ पावर, डेमोक्रेसी कम है, लॉयर्स की वो हो गई वहाँ। फिर ये भी है ना कि वहाँ कुछ लोग मिलके सारा फैसला कर सकते हैं। देखिए, उनसे बातचीत करनी बहुत आसान है, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि आपको उससे भी बात करनी है, उससे भी बात करनी है, इससे भी बात, आपको पता है किससे बात करनी है, पर हम बात करते नहीं है। आप इसको अच्छी चीज बता रहे हैं, मेरी नजर में ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। मैं जो सेंट्रलाइज्ड पावर है मैं उसके खिलाफ नहीं, वो खैर हमारा ओपिनियन में देखिए लास्ट वर्ड लेट मी से ऑन दिस, सी लेट मी नॉट कमेंट एंड आई थिंक नोबडी शुड कमेंट ऑन द गवर्नेंस ऑफ एनी अदर कंट्री। अब वो भी हमारी गवर्नेंस पे कमेंट कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। एक फ्री वर्ल्ड में तो होनी चाहिए सबको किस बात की? इस बात की इजाजत। देखिए, ये चाइनीज की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। शी जिनपिंग ने एक इनिशिएटिव अनाउंस किया जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव, कि आप रिस्पेक्ट करिए दूसरे की सिविलाइजेशन में, आप उसकी आइडियोलॉजी में दखलबाजी या इंटरनल मैटर में दखलबाजी मत करिए। मुझे तो लगता है सानी जी की जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जहां जहां गरीब लोगों की बात आती है, आम आदमी की बात आती है, ह्यूमन राइट्स की बात आती है, फ्रीडम की बात आती है, वहाँ किसी भी देश को अधिकार होना चाहिए दूसरे देश पे कमेंट करने का, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा तथाकथित ये इंटरनल मैटर है। जब भारत में सरकार ये कहती है तब भी मैं सहमत नहीं होती। किसी और अगर गवर्नमेंट होगी किसी और कंट्री की, तब भी मैं यही कहूँगी कि हर किसी को इजाज़त होनी चाहिए, और ख़ासकर एक ऐसा पड़ोसी जिससे मैं कहूँगी हिप टू हिप आप जॉइंट हैं,
तो उस लिहाज से तो और भी ज्यादा हमारे तो, जो किस्मतें हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो दुनिया ग्लोबलाइज्ड भी नहीं है, दुनिया ही तकसीम हो गई है। एक अमेरिका और ग्लोबल नॉर्थ है और एक ग्लोबल साउथ है। तो ग्लोबलाइजेशन कहाँ हो रहा है? जो आप कह रहे हैं कि आप उनके कमेंट करना चाहती हैं, वो हमारे पे कमेंट करिए, बिल्कुल करिए, पर पहले बात तो शुरू करिए। बात शुरू कीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है, सिंदूर के बाद खासकर 1 साल गुजर चुका है उसको, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत की टेबल पर बैठे हैं, और आप और आरएसएस के नेता तो बिल्कुल एक साथ एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। नहीं, देखिए ये वक्त तो हमेशा था, ये पता नहीं कब आया और कब चला गया। और जहाँ तक आरएसएस नेता की आप बात कर रही हैं, वो अमेरिका से वापस आए थे और वो अमेरिका से वही मैसेज लाए थे जो पीट हेग्सेथ ने अभी शंग्रीला डायलॉग में दिया है सिंगापुर में, कि हम दोनों से बात करना चाहते हैं एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, एंड दैट इज द रीजन द अमेरिकन्स टोल्ड हिम दैट प्लीज गो एंड टॉक टू पाकिस्तान। अब मैं अगले सवाल पे आ जाती हूँ कि आपका मैं ट्वीट पढ़ रही थी जिसमें आप यूरोपियन यूनियन की स्पोक्स पर्सन का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन जगह मिल रही है जोग्राफिकली, लेकिन अभी कुछ दिन पहले भारत में अमेरिका के विदेश मंत्री आए थे और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, जब उनसे सवाल पूछा गया, भारत को बहुत प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भारत के और अमेरिका के रिश्ते, बल्कि इस जंग में तो सबसे ज़्यादा करीब आ चुके हैं भारत और अमेरिका। देखिए जिनकी आप बात कर रही है ना, मार्को रूबियो की, वो अभी 48 आवर्स पहले वो यूएन सेनेट हेयरिंग में बैठे थे। वो आप देख लीजिए वीडियो, उसमें देखिए वो क्या कह रहे हैं वीडियो के अंदर, वो सुनने वाली बात है। ही इज देयर इन द वीडियो एंड ही इज नाउ प्रेजिंग पाकिस्तान। नहीं तो ये दोनों मुमकिन नहीं है। आपने तो मुझे बताया वही आपसे कह कि तो मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान की भी तारीफ कर सके और भारत की भी तारीफ कर सके। व्हाट यू सेड इनिशियली, देखिए व्हाट हेनरी किसिंजर सेड, America is neither a good friend and it is dangerous as a rival. Okay? But वो था when the world was unipolar. आज जब दुनिया में आपके पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। आज हम ग्लोबल साउथ की कंट्री हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं कि दूसरे देशों के साथ भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अमेरिका से रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये वेस्ट एशिया, वी हैव सो मच ऑफ ऑप्शन। यही भी तो काम हो रहा है यूरेशियन लैंड मास में। हमें रशिया कह रहा है कि यू पार्टनर विद अस, यू बी पार्ट ऑफ द यूरेशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर व्हिच वाज अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट पुतिन इन 2025। वी आर रिफ्यूजिंग टू गो देयर। द रशियंस हमें बता रहे हैं कि आप RIC को रिवाइव करिए। वो RIC रशिया, इंडिया, चाइना। जबकि मोदी सरकार को गलवान के बाद घबराहट ये हो रही थी कि कहीं लड़ाई बढ़ ना जाए, तो हमने रशिया की मदद मांगी थी और 10 सितंबर 2020 को RIC रिवाइव हुई थी मॉस्को में, जहां पे उनकी मौजूदगी में सर्गी लैवरोव की, जयशंकर और वांग ही ने जॉइंट स्टेटमेंट साइन करी थी कि हाँ हम इस तरीके से पीस करेंगे। पर हम उसको कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं RIC में रिवाइव? क्योंकि हम चीन से कंपटीशन में हैं, जहां आपका कंपटीशन है ही नहीं, जहां कोलैबोरेशन होना चाहिए, जहां सहयोग होना चाहिए। सहयोग, देखिए ऐसा है, विन विन कोऑपरेशन। हम दोनों का गैप बहुत है हर चीज में, पर हम फिर भी काम कर सकते हैं एक साथ, देखकर क्या चीजें हैं जिससे हमें फायदा हो सकता है, वो हमसे बात कर। देखिए जब तक आप बात नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि आपने ये भी खबर पढ़ी होगी कि अब दोबारा जो है वो टैरिफ लगाने की बात हो रही है। अब देखिए ये देख लीजिए, आप वो अभी बोल रही थी कि वो क्या कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और अभी हमारा भी नाम उन कंट्रीज के अंदर है जो फोर्स लेबर जो है वो करवा रहे हैं, और टैरिफ जो है 15% मेरे ख्याल में उस पे। लेकिन जब उनकी कोर्ट ने इसको ऑलरेडी धराशायी कर दिया है कि इनको अधिकार ही नहीं है राष्ट्रपति को, तो अब ये क्या? नहीं, देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प कैन डू एनीथिंग। प्रेसिडेंट ट्रम्प इज नॉट, देखिए अच्छा नहीं लगता है बोलते हुए मेरे को, बट द रियलिटी इज प्रेसिडेंट ट्रम्प इज नॉट अ रिलायबल मैन। और ये बात तो हिंदुस्तान की सरकार को भी पता है ना, अगर मुझे पता है तो उनको भी पता है। और ताकत भी देखिए, लड़ाई भी बदल रही है, डेवलपमेंट बदल रही है, इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है। ये जो हमने इतनी बड़ी अपनी हाथी जैसी फौज बना रखी है इंडियन आर्मी, इसको आप आराम से काट सकते हैं। मैं तरीका बताता हूँ, फेजेस के अंदर इसको काटा जा सकता है। और फिर क्या होगा? क्योंकि उस पैसे कमजोर पड़ जाएंगे। नहीं, उस पैसे को हमें और काबिलियतों में लगाना है, हमें एक डिटरेंस क्रिएट करना है।
वो हम लोग नहीं करना चाहते यानी हैं। लोगों की तादाद कम होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी और वेपन ज्यादा होने चाहिए। कैपेबिलिटीज ज्यादा आनी चाहिए, नए स्ट्रक्चर्स हमको बनाने हैं, ये नहीं बनाने जो अभी बना रहे हैं हम कि एक डिवीजन और खड़ी कर दी, 2 डिवीजन और खड़ी कर दी, क्या करेंगे? लेकिन रेलवे और आर्मी ये तो रोजगार का भी एक बड़ा जरिया है हमारे लिए। देखिए, रोजगार के जरिए अगर आप एजुकेशन शुरू करेंगे, देखिए अगर 10 साल पहले सरकार ने करा होती, अब ये कहेंगे कि पहले क्यों नहीं करी। कहने का मतलब ये है कि अगर 12 साल पहले सरकार ने एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन पे ध्यान दिया होता, तो जो कि चाइना ने किया, जो ईरान ने किया, डिस्पाइट सैंक्शंस एजुकेशन पे ध्यान दिया। खमेनी साहब जब 79 में आए, फोकस वाज ऑन एजुकेशन। अभी वहाँ इंजीनियर, साइंटिस्ट और हर तरह अच्छा, के हमारे अगर एजुकेशन नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे? वही जो कर रहे हैं, हुड़दंग करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। तो आप उनको खरीद सकते हैं, आपके लिए दंगा फसाद करेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे। आखिरी 2 सवालों पे आ जाती हूँ। पहली बात तो ये कि अब जंग जब भी है खत्म तो होगी ही। हम लगातार आपसे, मैं इस उम्मीद में हर पॉडकास्ट में पूछती हूँ कि शायद अब की बार मैं बात करूंगी कि जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन होगी, जब भी होगी, खत्म होना है जंग को। इस पूरे जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें भारत ने अपने आप को अमेरिका के साथ खड़ा कर लिया, इजराइल के साथ खड़ा कर लिया है, लेकिन भारत को अकल भी आई इस दौरान। ईरान के साथ भी रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की, ईरान के विदेश मंत्री भी यहाँ पर आए, तमाम बातचीत हुई, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। आपको लगता है कि हम कुछ सुधार कर पाए अपनी उस गलती में जब हम जंग से ठीक पहले इजराइल चले गए थे, हमारे प्रधानमंत्री, और हमने एक साइड चुन ली थी? नहीं, ईरान जो है वो आपकी इज्जत कर रहा है, हमने कोई रिश्ते उनसे बेहतर नहीं करे। ईरान आपकी इज्जत कर रहा है बिकॉज हमारी सिविलाइजेशन जुड़ी हुई है। ईरान जो है वो आपके लोगों के साथ इज्जत कर रहा है। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया ईरान के साथ। और जहाँ तक उनके फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची हैं, वो यहाँ पर आए थे, वो ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग पे आए थे, फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन सबको कर रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, क्योंकि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, उन्होंने ताकत बनाई है, पर वो साथ में सब रीजनल कंट्रीज को साथ लेके जाना चाहते हैं। तो आप उसको उस तरीके से समझिएगा, इसमें और कुछ नहीं है। तो आप लगातार ये कहते रहे हैं कि इस जंग के बाद दुनिया जो बदल रही थी, सिर्फ पहली बार छन के आ जाएगी वो चीज, कि दिख जाएगा कि ये दुनिया कैसी हो गई है। इसके लिए ये जंग एक तरह से एक आईने के तौर पर है। तो मुझे बताइए, जब ये छन की तस्वीर निकल रही है, अमृत एक तरफ हो गया, विष दूसरी तरफ हो गया, मंथन के बाद भारत की क्या जगह होगी इस जंग के बाद? तो भारत जो है वो गलत जगह खड़ा हुआ है। भारत जो, देखिए, वो जैसे आप कह रही है ना कि इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, वो इमीडिएटली नहीं होता है। हमें जो एक खाका है वो दिख गया है, साइंस दिखने लगेंगे, वो क्लियर हो गया है। बट इसको बनने के लिए भी 5 साल, 6 साल, 8 साल लगेंगे, वो पूरी क्लैरिटी आने के लिए। क्लैरिटी आ चुकी है, क्लैरिटी आ चुकी है, बट टू फाइनली टेक द शेप, फाइनल शेप, कि हाँ ग्लोबल साउथ जो है वो अब एक्सेप्ट कर रहा है, पूरा यहाँ पर आ गया, दैट विल टेक अ लिटिल टाइम। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो मोदी सरकार जब आई थी और अब में कोई फर्क नहीं आया है। मैं उसमें कोई फर्क देखता नहीं हूँ, और मैं फर्क, मुझे साफ पता चलता है क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ये है। देखिए, एक खास बात समझने वाली ये है कि दुनिया मानती है कि 2017 में मल्टीपोलर वर्ल्ड बनी ना, यूनिपोलर से। उस समय मोदी सरकार पावर में थी। अब हमारी जो सोच है वो कॉलोनियल सोच है पुरानी, कि जो साउथ एशिया है उसके हम दबंग हैं। दबंग इज द राइट वर्ड, कि वी आर द लीडर्स, वी कंट्रोल साउथ एशिया, व्हिच इज नॉट ट्रू। In the new world order, it is not true. So you have to accept that China today has a role to play even in South Asia. तो साउथ एशिया में भी हम सबसे ताकतवर देश नहीं है? फिर भाई हम कहाँ हैं? वो अगर बोल रही है EU की फॉरेन मिनिस्टर कि पाकिस्तान इज अ मेजर रीजनल पावर, तो आप कैसे मेजर? लेकिन वो भारत के कंपैरिजन में नहीं। रीजन कौन सा है? तो है कहाँ? 6 गुना बड़ी इकोनॉमी है हम उनसे। नहीं, अब फिर आप इकोनॉमी 6 गुना बड़ा देश है, इकोनॉमी तो उससे भी ज्यादा बड़ी है, 6 गुना बड़ा देश है। ना, देखिए ये नाउ, देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं वर्ल्ड ऑर्डर की बदल रहा है, दैट इज द टाइम रूल्स एक ऑर्डर के टूट चुके हैं, नए ऑर्डर के रूल्स बनने हैं। तो हमें नई कहानियां सीखनी होंगी। तो इसका मतलब ये है, जितने भी भड़ास है मुल्कों की, दिस इज द एरा ऑफ वॉर, बिकॉज द ऑर्डर्स बदल रहे हैं। सो जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था प्रेसिडेंट पुतिन को 2023 में, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, उसका उल्टा जो है, दैट इज द सच्चाई। दिस इज द एरा ऑफ वॉर। ऑफ कोर्स, देखिए ना, जो रूल्स बनाए थे अमेरिका ने, अमेरिका अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है,
वो रूल्स टूट गए हैं, अब नए रूल्स बनने हैं जो बन रहे हैं, और जहां पर कि ईरान ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है क्योंकि वेस्ट एशिया में अमेरिका को हरा दिया है इन मिलिट्री टर्म्स. सो दिस इज द टाइम व्हेन वी टॉक ऑफ रीजनल पावर्स, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अ लॉट more, much more about having a strong military and the will to fight. इसके ऊपर हम ज्यादा बात बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप. बिल्कुल आखिरी सवाल भारत के दर्शकों के लिए, खासकर जो लोग परेशान हैं इस बात से कि जंग हो रही है और जब तक ये संधि नहीं होगी तब तक हमारे ऊपर एक इकोनॉमिक वॉर, एक जो तलवार है वो लटकी रहेगी. प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि भाई सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, तेल मत खर्च कीजिए. वो अलग बात है कि वो सब कुछ खुद कर सकते हैं, उनके मंत्री भी कर सकते हैं, उनके तमाम नेता कर सकते हैं. इस जंग का अभी आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? संधि कब होगी ये बताइए, सीज फायर कब होगी? ये प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर है कि कब वो जो है नेतन्याहू को कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कंट्रोल. अभी तो आपने कहा रिलायबल नहीं है वो. कौन? डोनाल्ड ट्रंप. नहीं, प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो जो है वो बात करना चाहते हैं ईरान के साथ, पर रास्ते में जो है नेतन्याहू आ रहे हैं क्योंकि नेतन्याहू जब उनको दबाया भी जा रहा है कि आप मत अटैक करिए लेबनान पे, वो मानते नहीं है, वो फिर भी लगे हुए हैं वहां पे. तो एक आदमी, एक छोटे से देश का एक नेता पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना के रखेगा? वो जो है बेसिकली अमेरिका लुक्स लाइक अ सर्वेंट ऑफ नेतन्याहू, व्हिच इज शॉकिंग बट दिस इज द रियलिटी. द बॉस इज नेतन्याहू, दिस इज द वे आई सी इट. कहाँ चल रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की जो आप बोल रही हैं, जिस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, दिस इज हेल्पलेसनेस. द मैन इज नॉट लिसनिंग टू हिम. और सारा जो ये चीज अटकी पड़ी है, ईरान ऑल्सो इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड ईरान सेइंग नो टॉक्स राइट नाउ एट ऑल, हम नहीं करेंगे बात जब तक आप इनको. और ईरान ने क्या कहा है, लड़ाई हैज टू स्टॉप ऑन ऑल फ्रंट्स, उसमें ये भी तो शामिल है. और ये मिनिमम है, मुझे लगता है इससे कम क्या कंडीशन होगी? सीज फायर का मतलब ही है कि जीती हुई पार्टी है. हाँ. आप इस बात को, दे हैव वन द वॉर, जो दुनिया इस बात को सोच भी नहीं सकती थी लड़ाई से पहले 3 महीने पहले कि अमेरिका जीत को हराया जा सकता है. दे हैव डन इट.